हेलो, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। अगर कुछ ज़िंदगी में ठीक ठीक नहीं भी चल रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बात तो तय है कि रात हुआ है तो दिन अवश्य होगा, अंधेरा हुआ है तो उजाला अवश्य होगा। ठीक है ना? बस वो आग जला के अपने अंदर रखना है कि जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाए, जब तक हम रैंकर नहीं बन जाए और टॉप यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन ना हो जाए, इस आग को जला कर रखना है। और आग जलाने पे मुझे दुष्यंत कुमार का वो लाइन याद आ रहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क हर गली में हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही हो आग कहीं भी, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। बस इसी उमंग के साथ हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर को नेक्स्ट पार्ट में पूर्णतः ख़त्म कर देंगे। मतलब आज थ्योरी होगा, कल एक क्लास क्वेश्चन का, उसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर डीप में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर ऐसा टॉपिक है जो हर लेसन में जितना भी नंबर सिस्टम पढ़िएगा, इसी यही एक धुरी है, इसी धुरी के चारों तरफ हम लोग चक्कर काटेंगे। समझे? इसीलिए क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर को हमें डूब के पढ़ना है। और हम लोग जानबे करते हैं कैसे पढ़ते हैं, एकदम किसी भी चैप्टर को उठाते हैं तो उसका एकदम जीरो से यानी माइनस से स्टार्ट हैं, जीरो से भी नहीं, माइनस से एकदम ले जाकर टॉप पे छोड़ते हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए नस्ते नाबूद कर देंगे उसको। चलिए क्वेश्चन भी देखिए। ये सब मैंने क्वेश्चन आपको बताया था ना? हाँ। और वक्त कैसा भी हो, वक्त एक समान नहीं रहेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा और सारा जहान अपना होगा। इस विश्वास के आधार पर हमें आगे बढ़ना है और जोश को कमी नहीं होने देना है। ठीक है? जोश को एकदम हाई अलर्ट पे रखना है। कब तक? जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। और मोक्ष मैंने आपको बता दिया है कि आपका मोक्ष का मार्ग क्या है और वो मोक्ष क्या है। समझे? ये सब क्लियर है ना? अब देखिए, मैंने कुछ आपको बताया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और इसमें मैंने कुछ छोड़ दिया था। और आगे वीडियो प्ले करने से पहले या कमेंट करने से पहले पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना है, ताकि कोई डाउट हो जाए। अगर कल का क्वेश्चन का कोई मतलब थ्योरी का डाउट है तो इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है? तो आप देखिए, यहाँ पे हमें कुछ बताना था कि जैसे हम लोग एक से लेके नेचुरल नंबर, लगातार नेचुरल नंबर का योग पूछेगा, n तक रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और इसका वर्ग का रहेगा, वर्ग का योग, यानी नेचुरल नंबर, लगातार नेचुरल नंबर के वर्गों का योग रहेगा डॉट डॉट एन स्क्वायर तक। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। एक 6 जो अपॉन में था वो अलग था, सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग था, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग था, जो n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2/6 था, वो अलग है और ये अलग है। और एक क्यूब वाला, एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब, तीन का क्यूब, ये डॉट 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 एन क्यूब तक, यानी कि लगातार नेचुरल नंबर का क्यूब यानी घनों का योग, ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर होता है। जब नॉर्मल रहेगा नेचुरल नंबर का योग तो n इंटू एन प्लस 1/2, स्क्वायर का योग रहेगा यानी सम ऑफ स्क्वायर, वर्गों का योग रहेगा तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और क्यूब का योग रहेगा यानी कि सम ऑफ क्यूब रहेगा, घनों का योग रहेगा तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये मैंने यहाँ से तीन बताया हूँ ना। और यहाँ से मैंने आपको कुछ बताया था जो यहाँ हो सकता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ हो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको -2n, अगर कोई पूछे कि सबसे छोटा सम संख्या क्या है,
तो सबसे छोटा सम संख्या इसमें आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? सम, तो 2, सम 2। और सबसे छोटा सम पूर्णांक, अगर सम पूर्णांक पूछ देगा तो माइनस इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि सम पूर्णांक सबसे छोटा इधर कुछ भी हो सकता है ना भाई, बताओ। पूछिएगा कि सर जीरो क्यों नहीं, तो देखो बाबू, जीरो वो पूर्ण संख्या है। सबसे छोटा अगर पूछेगा कि सबसे छोटा सम पूर्ण संख्या बताइए, सम पूर्ण इवन होल नंबर पूछेगा तब जीरो। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल में पूछ रहा है, यानी कि वो नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, यानी कि सबसे छोटा सम, अगर यहाँ नेचुरल नहीं लिख रहा है, या इसका मतलब कि कुछ बातें हिडन होती है, कुछ बातें नहीं कहते हुए भी समझना पड़ता है, ठीक है। सब बातें थोड़े कहा जाता है, तो कुछ बातें क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, इसका मतलब कि हिडन है, यानी कि छिपा हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ बताया हूँ कि सबसे छोटा सम 2 लिख लेना, अगर कंफ्यूजन हो तो लिख लेना कि सबसे छोटा सम संख्या 2। सबसे छोटा सम पूर्णांक अगर पूछ देगा, सम पूर्णांक सबसे छोटा, तो पूर्णांक में तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ कोई लिमिट थोड़ी है कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। और सबसे छोटा सम पूर्ण अगर पूछ देगा, सम अपूर्ण यानी कि इवन होल अगर पूछ देगा तो जीरो। और सबसे बड़ा अगर सम संख्या पूछ देगा तो भी अनंत, तो भी अनंत। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पते नहीं चलेगा, कुछ भी हम रख सकते हैं। अब देखिए विषम में अगर पूछेगा कि सबसे छोटा विषम, तो यानी वो प्राकृतिक संख्या का बात कर रहा है। अब विषम में तो सब प्राकृतिक ही होता है ना, यहाँ एक से लेके इधर तक ये इंटीजर होता है। अब मैंने क्या बताया कि सबसे छोटा विषम 1, और सबसे छोटा विषम पूर्णांक ये निकाला नहीं जा सकता है, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, समझे बात। अगर कोई पूछे कि हमें ये बताइए कि 49वीं विषम संख्या क्या होगा, तो 49वीं विषम संख्या के लिए 2n-1 कर देंगे, तो यहाँ 49 रख देंगे, तो 49 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 दूनी 98 माइनस 1 97, 97, यानी ये डॉट 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 ये 7 कहाँ तक जाएगा, 2n-1 तक जाएगा। -2n-1 से स्टार्ट होकर 2n-1 तक जाएगा, यही इन्फिनिटिव, यहाँ कुछ भी रखेंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। यहाँ ये यहाँ नहीं समझे हैं इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे 2n हो जाएगा। अब पूछिएगा कि सर 2n+1 भी तो है ना, तो नहीं, देखिए है विषम वो भी आएगा, लेकिन ये एक सीरीज है, अगर उससे आप निकाल नहीं सकते हैं ना कि 49वीं निकालिएगा तो वो गलत आ जाएगा। 49वीं अगर कोई भी 49वीं या 50वीं या 27वीं निकालिए, तो 27वीं निकालिएगा तो दोगुना करके 1 माइनस कर दीजिएगा, तो वो विषम संख्या वो उस स्थान का निकल जाएगा। जैसे छोटा निकालिए तो दूसरी निकालना है, तो हमें दूसरी 3 आना चाहिए, तो दोगुना करिए 1 का हटाइए, तो 2 दूनी 4 -1 3। अगर हमें चौथी निकालनी है तो 4, तो देखिए 1 2 3 4 7 आना चाहिए, तो 4 दूनी 8 -1 कर देंगे। समझ में आया ना मैं क्या समझा रहा हूँ। अब देखिए कुछ और बातें जानिए कि अगर हम कोई भी संख्या लगातार लिखें, कोई भी संख्या अगर हम लगातार लिखे, तो एक संख्या उसमें ऑड आएगा और एक इवन आएगा, यानी एक विषम आएगा और एक सम संख्या। जैसे मान के चलिए कुछ भी लिखिए ना, जैसे 91 92, तो देखिए एक ऑड आया एक इवन आया ना, जैसे 101 102, फिर मान के चलिए 108 109 आया ना, एक ऑड आ रहा है। यहाँ मत देखिए कि ऑड नहीं है, यहाँ देखिए ना भाई, मैंने क्या बताया कि एक जो भी कोई संख्या लगातार लिखिएगा तो उसमें एक ऑड आएगा और एक इवन आएगा। तो बोलिएगा सर देखिए 103 105 दोनों तो ऑड है, भाई लगातार है 103 के, ये गैपिंग 1 होना चाहिए, यहाँ गैप 2 है। लगातार जब संख्या लिखिएगा तो उसमें एक ऑड होगा और एक इवन होगा, ये बात समझ गए। अब देखिए मैंने आपको इस पे और एक बात समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ आपको नहीं बताया था जो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे कि जैसे कोई भी संख्या में, यहाँ तो ठीक है, अगर 0 के पावर कुछ भी हो, कोई संख्या हो, ऑड हो इवन हो, कोई मतलब नहीं है, प्राइम हो कुछ भी, तो भी 0 आएगा। लेकिन अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, कोई भी नंबर से भाग देंगे तो 0 आएगा। लेकिन किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अगर 0/0 करेंगे तो भी अनडिफाइंड आएगा। बात समझे? इतना बात समझ में आया क्या मैं बताया? समझ में आया तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है।
फिर उस क्वेश्चन पे चलिए जहां हम लोग चले थे। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ चले थे कि जैसे यहाँ पे ये कैसे आया, ये फॉर्मूला से अगर याद मान के चलिए फॉर्मूला हमारा भूल गया, तो फॉर्मूला जब भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लगातार अगर बोल रहा है कि हमें सम संख्या, तो लगातार यहाँ सम संख्या 1 से लेकर 87 तक के बोल रहा है कि योग निकालिए सम संख्या का। तो देखिए सम संख्या का योग तो 2, पहले 2 से स्टार्ट होगा, 2 + 4 + 6 + डॉट 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 87, तो इवन नंबर नहीं है तो इसके पहले क्या है 86 है, तो 86 तक लिख दिए। तो हमारा 1 से लेके 87 तक इवन नंबर लिख दिए। तो यहाँ से अब 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कितना तक 43 तक। बताओ 43 तक आया ना, नहीं समझे। जब यहाँ से 2 हम कॉमन निकाल लिए, तो 2 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ से 1, फिर 2 से 2 गुना करिए तो 4, कॉमन निकालने पे 2 सब में से कॉमन निकालिएगा तो इतना होगा ना जी, तो होगा। तो अब मैंने क्या बताया कि लगातार प्राकृतिक संख्या यानी लगातार नेचुरल नंबर का योग कितना होता है n इंटू n + 1/2 होता है। इसका योगफल कितना होगा, यानी 43 तक है, तो 2 गुना 43 इंटू 44 होगा, 43 + 1 44, अब बट्टा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, यही 43 गुना 44 यहाँ आया था। अगर भूल गए फॉर्मूला तो इसी से बना लेंगे, लेकिन भूलना नहीं है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में सब चीज रहता है, समय नहीं रहता है, समय को बचाना है। कल का डाउट उम्मीद करता हूँ सब खत्म हो गया होगा, और आज हम लोग चलेंगे कहाँ, प्राइम नंबर से आगे बढ़ेंगे। देखो कहाँ तक, यहाँ तक चले थे, ये सब कंप्लीट हो गया था हमारा, ये सब कंप्लीट हो गया था, ये मैंने बता दिया। यहाँ ट्रिपलेट प्राइम नंबर को याद रखना है, 2 के डिफरेंस पे होता है। 3 के बारे में समझे थे हम लोग, 2 के बारे में समझे थे। यहाँ पे मैंने याद कैसे करवाया था, 1 से 100, 100 से 200, 25 से 21, 16 16, 17 14, 16 14, 15 14, ऐसे। और यहाँ टुकड़ा में भी याद रखना है, 1 से 25, 25 से 50, 9 6 6 4, 15 10 25, ऐसे 9 6 6 4, 9 6 6 4, 15 10 25। टुकड़ा में 1 से 50, 50 से 100, 1 से 100, ये आइए टुकड़ा में 4, मतलब 100 को 4 भाग में बांट के, जैसे 1 से 25, 25 से 50, 25, 50 से 75, 75 से 100, ठीक है ये। और ये 1 से 1000 के बीच प्राइम नंबर कितना होता है 168, ये याद होगा आपको। और ये एक अंक का प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर, और ये 7 क्या है, एक अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर, 2 अंक का सबसे छोटा, 2 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर, ये 3 अंक का सबसे छोटा, 4 अंक का, ये 4 अंक का, ये 3 अंक का सबसे बड़ा, ये 4 अंक का सबसे छोटा, ये 4 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर। और एक के बारे में मैंने बताया था क्या आपको, कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, समझे। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। और जीरो के बारे में भी समझ लीजिए कि जीरो क्या है, जीरो तो एक मैंने बताया था पीछे कि इवन इंटीजर है, सम पूर्णांक है, इवन इंटीजर है। और जीरो क्या है, जीरो ये न तो भाज्य है और न ये भी न भाज्य है न अभाज्य है। अब बताइए जीरो भाज्य और अभाज्य क्यों नहीं है, एक तो आपको पता चल गया कि क्यों नहीं है, क्योंकि किसी में नहीं आता है। अब बताइए, देखिए मैं आपको यहाँ से जीरो प्रूव करता हूँ कि कैसे नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ डीप में घुस रहा हूँ। तो ये जीरो बताइए कि ये क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है ना जीरो। यहाँ से समझिए, यहाँ से कि ये देखिए जीरो क्या है, ये जीरो होल नंबर है। और नेचुरल नंबर में तो जीरो है नहीं, नेचुरल नंबर में जीरो है नहीं। जब नेचुरल नंबर में बाबू जीरो नहीं है तो फिर कहाँ से ये भाज्य अभाज्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर को ही तो बांटे हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। और जब नेचुरल नंबर में ही जीरो नहीं है तो ये प्राइम और कंपोजिट कहाँ से हो जाएगा बाबू। एक तो समझ में आ गया कि एक के पास प्राइम इसलिए नहीं है कि इसका 2 गुणनखंड नहीं है और 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं है, तो ये प्राइम और कंपोजिट नहीं हो सकता है। जीरो का भी समझ गए होंगे, तो चलिए अब आगे चलते हैं। और वो मैंने जो फार्मूला बताया कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, वर्गों का योग, घनों का योग, और ये विषम संख्याओं का योग n² और सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1, और ये एक बताया था सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें समझ में आ रहा है ना,
या तो सम या विषम, और एक मैंने बताया था लास्ट और फर्स्ट। ये ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, और ये बी का मतलब लास्ट टर्म। तो इसमें भी एक फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी, बी माइनस ए प्लस 1/2। इसको एक जगह लिख के कॉपी पे दीवार पे चिपका देना है, मतलब पेज पे लिख के दीवार पे चिपका देना है, और उसको कभी नहीं देखना है, समझे। देखिएगा तो याद हो जाएगा, नहीं देखिएगा तो नहीं याद होगा, इसलिए चिपका देना है। अगर कोई रूम में प्रवेश करेगा तो देखेगा ना कि लड़का पढ़ा हुआ है, याद हो चाहे ना हो। और जिसको लाख भुलाना चाहें उसको भुला नहीं पाएंगे, तो उसको केवल एक नज़र देखते रहना है, ऐसा नहीं कि एकदम में नहीं देखना है, एक एक नज़र देखते रहना है, और सोचना है कि हमें इसको याद नहीं करना है, इसको भूल जाना है, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ठीक है। अब चलिए टेस्ट ऑफ आज हम लोग पढ़ेंगे, प्राइम नंबर को हम लोग कैसे मतलब जांचेंगे, ये पता कैसे चलेगा। हेडिंग लगाइए, सबसे पहले एक नोट लिखिए, सबसे पहले एक नोट लिखिए, और उस नोट में ये लिखिए कि सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य यानी कि सभी प्राइम नंबर, सभी अभाज्य संख्या को 6k ± 1 के रूप में, अभी चुपचाप लिख लीजिए, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, पूरा लिख लीजिएगा। लेकिन 6k ± 1 के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्या, लिख लीजिएगा, 6k + 1 के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्या अभाज्य नहीं होती है। सभी अभाज्य संख्या को 6 + 1 के रूप में लिख सकते हैं, सभी प्राइम नंबर को 6k ± 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन सभी 6 + 1 के, सभी 6k ± 1 के रूप में लिखी जाने वाली संख्या प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। यानी कि प्राइम इतना में लिख सकते हैं, लेकिन ये जो लिखी जाने वाली संख्या है प्राइम नहीं लिख हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया यहाँ, कि जैसे मान के चलिए कि आप 5 लिखे, तो 5 हम प्राइम है, 5 प्राइम है, तो इसको तो लिख सकते हैं इसके फॉर्म में, जहाँ के, यहाँ लिख लीजिएगा कि के नेचुरल नंबर, के नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। तो इसका मतलब के स्थान पे हम क्या देंगे, 5 को लिखना है तो के स्थान पर 1 देंगे, तो 6 माइनस कर देंगे 1, तो क्या हो गया 5। तो देखिए प्राइम नंबर को 6k, के की जगह पर 1 ले लिए हैं, तो 6k - 1 के रूप में, यहाँ प्लस और माइनस का देने का मतलब कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब जैसे मान के चलिए हम लिखे 7, 7 को लिखना है, 7 × 1 हम +1 करेंगे तो हो जाएगा ना, इसके रूप में 6k + 1 के रूप में लिख लिए। अब बताइए और क्या ले, एग्जाम्पल 11, 11 भी है तो इसको भी लिख लेंगे 6 गुना, अब 1 यहाँ नहीं, क्यों, क्योंकि अब 1 करेंगे तो फिर 5 करना पड़ेगा, लेकिन तो हम 2 कर देंगे, तो 6 दूनी 12 -1 तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये भी प्राइम नंबर 6k ± 1 के रूप में लिखा जा रहा है। 13 को लिखिए, 13 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 × 2 +1 करेंगे तो ये भी 6k + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन अब कुछ एग्जाम्पल देखिए, 49 को लिखिए, 49 को लिखेंगे क्या, 6 × 8, 6 × 8 +1। अब देखो 6k + 1 के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन 49 एक प्राइम नंबर है नहीं, क्यों, क्योंकि ये 1 से कटता है, 7 से कटता है, खुद 49 से कटता है, और प्राइम नंबर केवल 2 गुणनखंड होता है, तो यहाँ पे तो नहीं है, ये फेल हो गया। तो इसीलिए मैं बताया कि सब जरूरी नहीं है कि सभी 6k ± 1 के रूप में लिखी जाने वाली संख्या प्राइम हो, लेकिन ये एकदम कंफर्म है कि सभी प्राइम नंबर को 6k ± 1 के रूप में लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, 65 को हम लोग क्या लिखेंगे, 6 × 11 तो 66 - 1। तो अब बताइए, इसको तो लिख सकते हैं 6k - 1, लेकिन 65 क्या है, प्राइम नंबर नहीं, क्यों, क्योंकि ये 1 से कटता है, 5 से कटता है, 13 से कटता है, खुद 65 से कटता है, तो ये प्राइम कहाँ से हो गया, इसका 2 फैक्टर से ज्यादा हो गया, 4 हो गया। इतनी बातें समझे, अगर समझे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ, अब हेडिंग लगाइए कि टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग जांचेंगे कैसे, आपके एग्जाम में दे देता है कि निम्न में प्राइम नंबर कौन सा है, आपको पता नहीं चलेगा कैसे निकालना है,
कोई दिक्कत नहीं है। पहला कंडीशन है कि कोई भी प्राइम नंबर को अगर हम 6 से यानी 6 से डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर, अब देखिए रिमाइंडर मैंने बताया है और ये अभी 6 के वाला बता दिया। 6 से ही क्यों क्योंकि प्राइम नंबर को 6 के +-1 के रूप में लिखा जाता है। अगर रिमाइंडर 1 बचे तो प्राइम नंबर हो सकता है। दूसरा कंडीशन, अगर प्राइम नंबर में 6 से भाग दिए, अगर रिमाइंडर हमारा 5 बचे तो ये कंफर्म नहीं है, ये हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम हो सकता है, यहां लिखिए, कंफर्म नहीं। हाँ, अगर तीसरा कंडीशन फुलफिल कर गया तो समझिए कि सही है। तीसरा कंडीशन के लिए आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। सबसे पहले प्राइम नंबर जांच करने के लिए सबसे पहले कि अगर मान के चलिए 4 ऑप्शन दिया, अगर कोई एक ही में आया रिमाइंडर 1 तो उसको आगे बढ़ के चल जाएंगे, मार के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन सब में आ गया, 1 आया 5 आया, सब में प्राइम मतलब भाग दिए तो रिमाइंडर आया किसी में 1 किसी में 5, तो अब यहाँ फंस सकते हैं। तो तीसरा कंडीशन जैसे आया, मैंने एग्जाम्पल लिया 161 का, तो 161 के जस्ट बाद अब देखिए, अब यही मान के चलिए एग्जाम्पल है कि 161 प्राइम है कि नहीं, ये जांच करना है। तो 161 के जस्ट बाद स्क्वायर नंबर कौन है? 169 किसका? 13 का। तो 169 का स्क्वायर रूट कितना है? 13। अब 13 से पहले प्राइम नंबर कितना है सब लिखिए यहाँ, 2 3 5 7 11 13, यानी 13 तक प्राइम नंबर लिखेंगे। 2 इसमें भाग देंगे तो बताइए 2 से कटेगा 161? नहीं कटा। 3 से कटेगा, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो 3 6 1 7 1 8, 3 से 8 कटेगा? नहीं कटा। 5 का विभाज्यता का नियम 0 और यूनिट डिजिट 5 हो तो नहीं होगा, 0 5 रहेगा तो कट जाता, तो नहीं है तो कट। 7 से देखो, 7 से 7 दूनी 14, 7, अब देखो कट गया। जहां प्राइम नंबर अगर कट गया प्राइम नंबर से जो लिखे हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 161 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 7 से कट गया, 1 से कटेगा, 161 से कटेगा, तो इसका 2 से ज्यादा प्राइम हो गया क्या? फैक्टर। अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए। दूसरा एग्जाम्पल हम लिए, कितना ले लें? कुछ भी ले लें, इसमें क्या है, 183 ले लेते हैं। को भाई बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तो मैंने 183 लिया। तो 183 के जस्ट बाद, जो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दूसरा है, ये पहला था। तो 183 के जस्ट बाद स्क्वायर कौन है? 196 14 का है। तो 196 14 का है तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट इसका 196 का, और 14 से पहले जितना प्राइम है लिखिए। तो कौन कौन सा है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 14 है। 14 नहीं है, 14 नहीं है, 14 अगर होगा तो लिखेंगे, यहाँ जैसे था 13 तो 13 लिखे, 14 नहीं है तो 14 को नहीं लिखेंगे। अब देखिए 2 से, तो 2 का विभाज्यता का नियम, जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 तो 3 है तो नहीं है, तो 2 से नहीं कटा गया। अब देखिए 3 से कट गया, 3 से कट गया ना, 3 का विभाज्यता का नियम, अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो 3 से कट जाएगा, 8 3 11 1 12, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 तो 3, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए जो प्राइम है, सब कंडीशन लग जाएगा। ये पहले देखिए कि सबसे पहले हम प्राइम नंबर जांच करने के लिए हम 6 से भाग देंगे, समझे? इसमें 6 से हम भाग दे रहे हैं 161 में, तो क्या बच रहा है? 161 में 6 से हम भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ कितना बचा? 4, 1 6 5 30, 6 6 36, तो 36, तो रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचा। यहाँ 100, यहाँ रिमाइंडर 5 बचा तो जांच करेंगे आगे, अगर 5 बचा तो आगे जांच करेंगे, ही नहीं कि प्राइम नंबर है, कंफर्म नहीं, वो 4 ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर एक में आया है तब मार के आगे बढ़ सकते हैं। अब 183 में 6 से भाग दीजिए, तो 183 में 6 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आया है? रिमाइंडर यहाँ आया है 36 18, 3 रिमाइंडर है, तो यहाँ तो हम जांच ही नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 3 आया है, 3 से हमारा थोड़ी मतलब है, 3 जब आ गया है तो डायरेक्ट हम जांच ही नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन देखिए 161 में आपको फंसा दिया ना, आपको हो सकता है कि प्राइम नंबर लगे, लेकिन 161 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 7 से कट रहा है। अब आगे देखिए, आगे मैं ऐसा कुछ ले रहा हूँ जो प्राइम हो, जैसे 173 लिए हम, तो 173 के जस्ट बाद हमारा कौन सा स्क्वायर नंबर है? 196 है ना, तो 196 ले लिए। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा? 14, 14 से पहले हम पूरा प्राइम नंबर लिखेंगे, कौन सा है? 2 3
5 7 11 13। अब 2 से कट रहा है 173, नहीं कट रहा है। क्यों? क्योंकि दो यूनिट डिजिट इसका 3 है। 3 से 7 3 10 1 11 नहीं कट रहा है। 5 से भी नहीं कटेगा, यूनिट डिजिट 3 है। 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 33, तो नहीं कट रहा है। 7 से भी नहीं कट रहा है। 11 का मैं विविधता का नियम क्या बताया हूँ कि 3 अलग अलग मतलब अल्टरनेट डिजिट को जोड़ेंगे और उसको घटाएंगे, डिफरेंस लेंगे। अगर 11 से कट रहा है या 0 आ रहा है तो 11 से, तो देखिए 3 1 4। नहीं इतना समझ में आ रहा है तो विशेष चर्चा होगा डिविजिबिलिटी रूल में, विभाज्यता के नियम में, तो उतना लोड नहीं लेना है कि कैसे कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है तो भागा देके चेक कर लेंगे। 11 से भाग देंगे 173 में, 111 से भाग 11 से भाग देंगे 173 में, तो 11 6 3 11 5 55, 13 में से 5 बिल 6 आ गया। तो यहाँ नहीं कट रहा है, पूरा कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। 13 से 13 एकम 13, 4 बचा ना 43, तभी नहीं कट रहा है। यानी कि सबसे पहले हम 173 को 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 5 बचा 53। रिमाइंडर हमें कितना आ रहा है वो देख रहे हैं, 6 8 48, रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो जब 5 आ रहा है तो सबसे पहले रिमाइंडर को ही चेक करते हैं, तो 5 आ रहा है तो फिर अब हम आगे इस प्रक्रिया को लगाएंगे स्क्वायर वाला। अगर अब ये सब नहीं कट रहा है यानी कि ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम है। ठीक है, इतना बातें आपको समझ में आया? जब इतना बातें समझ में आया तो आगे चलते हैं हम। तो देखिए अब प्राइम नंबर को हम बांटेंगे, तो प्राइम नंबर 3 प्रकार का होता है। ऐसे 2 ही प्रकार का होता है लेकिन 3 प्रकार समझ लीजिए। एक प्राइम नंबर होता है हमारा को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और दूसरा होता है हमारा को प्राइम को ही रिलेटिवली मानता है। जितना भी एग्जाम दीजिएगा, अगर सीडीएस का दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका एग्जाम तो दोनों एक ही मानिए, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम मैंने आपको बताया है ना। और एक होता है ट्विन प्राइम, आप दो समझिए, ज़्यादा जान के क्या ही करिएगा, जितना इम्पोर्टेंट है उतना जानिए। तो को प्राइम नंबर क्या है, इसमें दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए। को प्राइम नंबर में दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए। जैसे जैसे 2 3 ये दोनों अभाज्य है, 5 7 ये दोनों अभाज्य है ना, 2 3 भी, 5 7 भी, 3 3 5 तो लिख दिए ना, 3 5 नहीं लिखे, 3 5 है, 5 7 है, 7 11 है। और देखिए अब रिलेटिवली प्राइम में यही एक अंतर है कि जैसे बता ही देता हूँ, देखो को प्राइम ये है, को प्राइम असली ये है। रिलेटिवली प्राइम में क्या होता है कि दोनों संख्या का एचसीएफ एक होना चाहिए। उसमें जरूरी नहीं है कि आपका दोनों प्राइम है, दोनों प्राइम नहीं भी हो सकता है, दोनों कंपोजिट भी हो सकता है। उस रिलेटिवली प्राइम का कहने का मतलब कि दोनों का एचसीएफ एक होना चाहिए। आपको रिलेटिवली में एचसीएफ एक, इसमें एचसीएफ एक होना चाहिए। एचसीएफ मतलब समझ रहे ना, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। को प्राइम में दोनों प्राइम होना चाहिए, दोनों संख्या प्राइम। ये जब भी लिखा जाएगा ये जोड़े में लिखा जाता है, ये बात समझ लीजिए। को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, ट्विन प्राइम को सब जोड़े में लिखा जाता है, और ट्विन प्राइम अलग है। समझ गए ना, को प्राइम, को प्राइम समझे। को प्राइम में दोनों प्राइम नंबर होगा, जैसे 2 3 5 7। रिलेटिवली प्राइम में एचसीएफ एक होगा। अब इसका एग्जांपल समझिए रिलेटिवली प्राइम का, जो मैं बता रहा हूँ लाइन बाय लाइन लिखिएगा, मैं यहाँ पूरा एकदम समझा दिया हूँ। तो रिलेटिवली प्राइम में जैसे इसका एचसीएफ से मतलब है 8 9। अब बताइएगा 8 9, 8 9 का एचसीएफ एक है ना, तो ये प्राइम होगा, ये रिलेटिवली प्राइम है। अब देखिए 7 6 का बताइए। अब बताइए इसमें जरूरी थोड़ी है, इसमें प्राइम 7 है लेकिन 6 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है ना। अब देखिए एक और एग्जांपल 9 7, इसका एचसीएफ एक से मतलब है रिलेटिवली में, लेकिन को प्राइम में ऐसा नहीं है। को प्राइम में दोनों प्राइम होना चाहिए, और रिलेटिवली प्राइम में समझ गए होंगे। अब देखिए ट्विन प्राइम में, ट्विन प्राइम में दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए लेकिन इनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए, बीच का अंतर 2 होना चाहिए। जैसे 3 5 5 7 11 13। तब बताइए कि ट्विन प्राइम नंबर में 3 5 5 7 इसमें भी है, तो क्या दिक्कत है। ट्विन प्राइम नंबर
सभी ट्विन प्राइम नंबर ये जो है ना रिलेटिवली में आ सकता है, थी को प्राइम में आ सकता है, लेकिन सभी को प्राइम ट्विन में नहीं आ सकता है, समझे कि नहीं? हाँ, इसका अंतर 2 होना चाहिए, किसका? ट्विन प्राइम का। और एक बात याद रखिएगा कि 1 से 100 तक के बीच में ट्विन प्राइम नंबर 8 जोड़ा, 8 पेयर है, 8 जोड़ा ट्विन प्राइम नंबर है। और वो कौन कौन है वो आपको जानना जरूरी है, यहाँ लिख मैं रहा हूँ, देखिए 3 5 ट्विन प्राइम नंबर 1 से 100 तक, 3 5 5 7 11 13 17 19, 17 19 के बाद 19 29 31, फिर 41 43, 41 43, राइटिंग पे कोई ध्यान नहीं देगा भाई, 43, फिर 59 61, और एक अंतिम है 71 73, समझे? और मैंने पीछे क्या बताया, 173 भी प्राइम है, 173। हाँ, तो देखो 73 यहाँ तक लिख लिए, तो ये क्या है? ट्विन प्राइम है, 8 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, यानी 1 से 100 तक ट्विन प्राइम 8 जोड़ा होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऑनलाइनर में, इसलिए मैं लिखवाया हूँ, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछला बात समझ में है कि नहीं, को प्राइम रिलेटिवली ट्विन? तो देखो, लेकिन अधिकतर एग्जाम में को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम को एक ही मानता है, तो हम लोग भी एक ही मान के चलेंगे, मैंने आपको समझा दिया। बट को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम को एक ही मान लेना है कि जहां दिखे कि दोनों प्राइम हो, चाहे दोनों का बीच HCF एक हो, तो इसको मान लेना है। ट्विन प्राइम तो बिल्कुल अलग ही है, तो हम लोग लिखेंगे को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम एक में लिखेंगे, और वहां लिख लेंगे कि जिसका HCF एक हो उसको हम लोग को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। और ट्विन प्राइम में तो मैंने बता दिया कि दोनों अभाज्य होगा, बट इनके बीच का अंतर 2 होगा, इसीलिए मैं बताया कि सभी ट्विन प्राइम को प्राइम हो सकता है। ये क्वेश्चन डीप में पूछता है जब CDS का पेपर दीजिएगा तब, लेकिन आपके एग्जाम में उतना नहीं छुएगा, NTA उतना कहाँ उसको है, सही से एग्जाम उस कंडक्ट नहीं करवा पाता है, इतना उसको सोचने का समय है। ऐसे ही थोड़े हमारे टेक्निकल टीम उसको अलग अलग नाम देते हैं। अब जानिए परफेक्ट नंबर के बारे में कुछ, यहाँ परफेक्ट नंबर समझिए। एक होता है परफेक्ट नंबर, इसका हिंदी होता है परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या। संपूर्ण नहीं, संपूर्ण कंप्लीट, संपूर्ण कंप्लीट यहाँ है। एक होता है सम अपूर्ण, वो 0 का बात होता है, ये इसमें बेसिक अंतर समझिएगा वहां, इसीलिए मैं जोर दे रहा था, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो ये सम और पूर्ण 0 है, लेकिन ये संपूर्ण या परफेक्ट या परिपूर्ण अलग है, समझे ना? देखिए कि क्या है, जिस परफेक्ट नंबर क्या है, जिसका गुणनखंड का योग उसी संख्या से दोगुना हो जाए, जिसका गुणनखंडों का योग उसी संख्या से दोगुना हो जाए, ये लिख लीजिएगा भाषा में, और मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ बाबू। देखो 2 बताइए, पहले एग्जाम्पल छोटा छोटा लेते हैं, तो 2 बताइए, तो इसका गुणनखंड क्या है, 1 है 2 है गुणनखंड। अब बताइए इसको दोनों को जोड़िए, तो दोनों को जोड़ेंगे 1 + 2 तो कितना आएगा 3, ये दोगुना है इससे, 2 टाइम्स है, नहीं है तो फिर ये परफेक्ट नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल 3 को लीजिए, पर इसका निकालिए फैक्टर, गुणनखंड 1 3, अब इसको जोड़िएगा तो 1 3 4, दुगुना है, नहीं है तो नहीं होगा। अब तीसरा एग्जाम्पल 6 लीजिए, तो 6 का लीजिएगा तो 1 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 1 6 से भी कटेगा, तो जोड़िए 6 व 3 9 2 11 1 12। हाँ ये देखिए 6 का दुगुना है ना 12, तो ये जब बाबू दुगुना है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, यानी कि ये 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल 28 लीजिए, 28 लीजिएगा तो इसका क्या होगा, 1 होगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से नहीं, 7 से कटेगा, 8 9
10, 11, 12, 13, 14 से कटेगा, फिर 28 से कटेगा। तो देखो बाबू, अब जोड़ो 14 और 7 21, यहाँ से ये 28 को छोड़ दिए हैं, 14 7 21, 21 4 25, 26 27 1 28, 28 दूनी 56, ये जोड़ोगे ये सब तो क्या आएगा 56। तो 28 का दोगुना 56 है, तो यानी 28 भी परफेक्ट नंबर है। इस तरीके से अब हम यहाँ से कुछ बात जानेंगे। क्या जानेंगे बात? वो बात क्या है कि एक अंक का 4 जानिएंगे इसमें, एक अंक का परफेक्ट नंबर 6 है, 2 अंक का परफेक्ट नंबर क्या है 28 है, 3 अंक का परफेक्ट नंबर 496 है, 4 अंक का परफेक्ट नंबर हमारा 8128 है। इतना ही आपको जानना है कि एक अंक का परफेक्ट नंबर 6 है, 2 अंक का 28 है, 3 अंक का 496 है और 4 अंक का 8128 है। अभी तक 51वां परफेक्ट नंबर खोजा गया है। कि कब खोजा गया था? 2018 में। ये आप भी खोज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इसके लिए वैज्ञानिक होना है, नहीं, ये तो नंबर से, लेकिन अभी नहीं खोजना है, अभी पेपर ऊपर दे देना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, और जिसका मैथ बैकग्राउंड होगा वो अपना ये सब खोजेगा। ये नहीं कि लिए हो पॉलिटिकल साइंस से खोज रहे हो मैथ, सब दिन मैथ में बिताओगे। अभी इसके लिए मैं बता दिया, ये जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दिया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सब। ये बस आपको 4 अंक तक याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, समझे? और मैंने पीछे जो बताया कि ये लिख लीजिएगा, डायग्राम बना के कभी पूछ देता है कि सभी ट्विन प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम। सभी ट्विन को प्राइम क्या है? रिलेटिवली है। ये पूछ सकता है, अगर बढ़ाया उसका एग्जाम का लेवल तो पूछ सकता है, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। बाद बाकी ट्विन को प्राइम रिलेटिवली बता दिया हूँ, इस दोनों को इस दोनों को को प्राइम और रिलेटिवली को एक ही बोला जाता है और ट्विन अलग है। ये भी बात समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम लोग फिर से बांटेंगे कुछ रियल नंबर को। तो देखिए, अब रियल नंबर को, अब अंतिम थ्योरी के पास हम लोग हैं। अब रियल नंबर को हम लोग कुछ बांटेंगे। क्या बांटेंगे इसमें? एक डेसिमल में बांटेंगे और एक इंटीजर में बांटेंगे। तो इंटीजर वाला तो हम अपना काम कर दिए हैं, अब बचा है डेसिमल। इंटीजर में सब पढ़ा दिए हैं, नेचुरल, होल, क्या बोलते हैं, प्राइम, कंपोजिट, ये सब ये इंटीजर का पार्ट है। अब देखिए डेसिमल में, तो डेसिमल में क्या है? डेसिमल में भी मैंने आपको लिखवाया था वहाँ। तो डेसिमल में एक टर्मिनेटिंग और दूसरा रिपीटिंग। अब इसका अलग अलग क्या क्या नाम है वो आप वहाँ जाके देखिएगा। तो एक टर्मिनेटिंग, एक रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसी को इरेशनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इरेशनल। इरेशनल यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को इरेशनल बोला जाता है, और इस दोनों को क्या बोला जाता है? ये तो क्वेश्चन आ गया है ना, ये हाँ, ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को रेशनल, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय, यहाँ लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसी को इरेशनल बोला जाता है। इरेशनल सब अंग्रेजी पूरा लिखा हूँ भाई पीछे, रेशनल, परिमेय, ये अपरिमेय। अब क्या है परिमेय, क्या है अपरिमेय, क्या टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, अब समझिए। देखो बाबू, स्लाइड खत्म हो गया है, स्लाइड बना लो थोड़ा। देखिए फिर से समझिए कि जैसे हम लोग रियल नंबर को डेसिमल और इंटीजर वाला हमारा हो गया है, तो हम डेसिमल को 3 पार्ट में बांटेंगे। एक टर्मिनेटिंग को क्या बोला जाता है? शांत, और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसी को रेकरिंग बोला जाता है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसको इरेशनल, और इस दोनों को रेशनल, परिमेय, और ये अपरिमेय। अब देखिए, अब बात समझिए आगे।
देखिए, पहले रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग में अंतर समझिए। जैसे एक रिपीटिंग है, रिपीटिंग और एक टर्मिनेटिंग में अंतर क्या है? टर्मिनेटिंग, जैसे टर्मिनेटिंग मतलब शांत, शांत, और रिपीटिंग मतलब अशांत, समझे? तो देखिए, जैसे 2/3 हम लिखे, 2/3, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 0.6666। अब ये कटेगा नहीं, अभी जाते रहेगा, मतलब ये रिपीट करेगा, ये कभी पूर्णतः नहीं कटेगा। और टर्मिनेटिंग यानी शांत, शांत नहीं, शांत, यानी कि जैसे हम 7/8 लिखे, अब इसको करिए, भाग दीजिए इसको, तो 0 दशमलव कितना होगा? 8 7 8×5 = 40, तो ये पूरा कट जाएगा इतना में, 0.875 में पूरा कट जाएगा, यानी कि ये शांत हो गया, यानी ये शांत हो गया। अब 5 के बाद अब ये नहीं न जा रहा है, लेकिन ये 0.666666 एकदम पूरा अब जाएगा, वो अनंत तक जाएगा, ये कभी कटेगा ही नहीं। तो इसी को बोला जाता है अशांत, यानी कि कभी अब शांति होने वाला नहीं है, एकदम जा रहा है, यही तो बेचारा शांत हो गया। अब पता कैसे चलेगा कि कौन शांत है कौन अशांत है? तो उसके लिए कुछ बातें समझिए। जैसे टर्मिनेटिंग का कुछ उदाहरण लीजिए, इसको अभी बाद में रखेंगे, इसको देखिए। जैसे 7/25 लिखा है, जैसे 7/ हमारा 25 लिखा हुआ है, तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? जैसे हमें बेस में लाना है 100 के बेस में, 100 का बेस मतलब देखिए यहाँ पे कुछ और समझिए पहले, कि जैसे कोई संख्या में हम 2 के पावर में लाएंगे या 5 के पावर, 100 का मतलब कि 2 और 5 के पावर में हमें लाना है, यानी कि जैसे किसी संख्या में 2 के पावर x है, अगर हमें अब पता करना है कि ये कब कब शांत हो जाएगा, तो 0 ये डॉट 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 जा रहा है, अब जितना पावर होगा 2 का, केवल 2 का, तो उतने बाद यानी x अंक के बाद, इस x अंक बाद ये शांत हो जाएगा, पहला। दूसरा, अगर किसी संख्या में 5 के पावर, जैसे अब y ले लिए, तो y, तो अब कब पता चलेगा कि कब शांत होगा? डॉट 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 जा रहा है, लेकिन y अंक, यानी जैसे यहाँ 2 रहेगा तो 2 अंक के बाद शांत हो जाएगा, तो y अंक बाद ये शांत हो जाएगा। तीसरा, जब किसी संख्या में 2 या 5 के पावर में 2 या यहाँ लिखिए x या 5 के पावर y या दोनों एक साथ हो, या तो 2 के पावर x हो या 5 के पावर y हो या दोनों एक साथ हो, तो सब डिपेंड करता है कि ये 0 किसका मैक्सिमम पावर है। जितना मैक्सिमम पावर होगा उतने बाद ये शांत हो जाएगा। अब इतना थ्योरी समझ गए, तो अब एग्जाम्पल से कुछ बात समझ में आपको आएगा। जैसे ये 7/25 है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए, ये 5 के पावर 2 है, तो ये हमारा 2 अंक के बाद ये शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 के पावर 2 है, यहाँ मैं लिखवाया हूँ ना कि 5 के पावर y है, तो 2 y के अंक के बाद, तो इसमें भाग दे के देख लीजिए, तो मैंने भाग दिया, यानी 2 अंक के बाद हमारा शांत हो जाएगा, 1 1 2। अब देखिए 7/25 को हम क्या लिख सकते हैं? अब नीचे जब बेस में 100 रहता है, 100 माने नीचे रहता है जितना 0 उतना ऊपर दशमलव दे देते हैं। जैसे इसको 100 बनाना है तो 4 से ऊपर गुना 4 से नीचे, तो क्या लिख देंगे? 28 बट्टा में 100, और 2 अंक के बाद दशमलव, क्यों? क्योंकि 2 0 है, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव 2, तो यहाँ लिख देंगे 1 2 और यहाँ 8। यहाँ 100 में क्यों बनाया? क्योंकि यह भाग अब नहीं देना पड़े, 25 में अब 7 से आप भाग देते, 0 बढ़ाते, यहाँ 0 लिखते, 25 तिहाई नहीं जाएगा तो 2 50, यहाँ 2 20, फिर 1 0, तो 25 8 200, ऐसे लिखना पड़ता। इसीलिए मैं यहाँ 4 से गुना कर दिया, 25 नीचे देख के कि 100 आ जाएगा, और 100 से भागा देने के लिए इतना भागा नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट दशमलव बैठा देंगे, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव। अब देखिए कुछ और उदाहरण समझिए। जैसे मैंने लिखा 9/125, अब भागा नहीं देना है आपको, पता करना है कि ये 5 के ये 2 के 5 के या दोनों में से कोई या अलग अलग, तो 5 के पावर ये 3 है, 5 के पावर 3 है ना,
तो ये 3 अंक के बाद दशमलव शांत हो जाएगा, जैसे 1 2 3। यहाँ 0 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा है और बड़ा है अंश से। अंश से और में भाग देने के लिए 0 बढ़ाना पड़ता है। जैसे यहाँ एक समझिए कि 125 में 9 से भागा देंगे तो नहीं जा रहा है, तो 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे और दशमलव देंगे, ठीक है। अब फिर भी नहीं जा रहा है तो एक और देंगे 0, एक यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर दशमलव नहीं देंगे, यहाँ दे दिए हैं। अब देंगे 125 में कितना में करेंगे, तो 125 में कितना से ये भाग जाएगा, 4 से जाएगा क्या, तो 4 तक जाएगा, तो 4 जाएगा तो ये तो पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। नहीं 4 से नहीं, 4 से पूरा कैसे कटेगा। यहाँ 7 से करते हैं, तो 7 से करेंगे तो 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 17 और 7 1 875 आ रहा है। तो यहाँ 25 बचा, तो 0.07 ये नहीं, और अब फिर एक 0 बढ़ाएंगे। अब 0 इधर नहीं बढ़ाना है, अब बढ़ाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 बार में तो 250 में 125 का कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, 0.072। भागा देना समझे कि नहीं, बताइए, ये सब बताना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, समझना है एकदम बढ़िया से। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्लियर, तो सारा मामला क्लियर। अब कुछ और उदाहरण लिए, 3/8 एग्जाम्पल लिए, तो 2 के पावर ये कितना है 8, 2 के पावर 3 है, यानी कि 3 हमारा 3 अंक के बाद दशमलव शांत हो जाएगा। अब 8 है तो अब हम भाग नहीं देंगे, अब हमें याद होना चाहिए, पहाड़ा अब यही काम करेगा आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 8 में हम क्या से कर देंगे कि नीचे हमारा केवल 0 हो जाए। तो हम 25 से अगर भाग दे देंगे ना, 25 से नहीं 125 से, तो 125 गुना 8 करिएगा तो 1000 हो जाएगा। तो 3 गुना 125 बटा 8 गुना 125, कोई अंतर है, ये तो 125 कट जाएगा, लेकिन कटने के बाद ये 375 हो जाएगा और ये हमारा 125 ये 1000 हो जाएगा, यानी कि 0.375। देखिए 3 अंक के बाद शांत हो गया ना, 3 यहाँ था ना पावर में। अगर अब 5 वाला आ जाए, तो 5 वाला में भी क्या ही दिक्कत है। एग्जाम्पल दूसरा समझिए, देखिए 16 बटा अगर हमारा लिख दिया यहाँ 625, ये 625 क्या है, 5 के पावर 4 है, 4 अंक के बाद हमारा दशमलव शांत हो जाएगा। अब हम इतना भाग नहीं करेंगे, भाग क्यों नहीं करेंगे, हम सीधा हम जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो फिर भाग दे देंगे, इतना उतना आप नहीं जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भाग दे के देख लीजिएगा, 4 अंक के बाद आपका दशमलव शांत हो जाएगा। मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ आपको, भाग देना नहीं सिखा रहा हूँ, 4 अंक के बाद दशमलव शांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लीजिए कि जैसे 11/125 गुना 2 है। अब देखो बाबू, अब ये क्या है 125, 5 के पावर 3 है, ये 2 के है तो 2 के पावर 1 है। अब तो दोनों आ गया, अब दोनों आ गया तो कितना अंक के बाद दशमलव शांत होगा, अब हमें ये बताओ। तो देखो शांत होगा 3 अंक के बाद। मैंने क्या बताया कि जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना ही की पावर शांत हो जाएगा, उतना ही के बाद, यानी कि 3 है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव शांत हो जाएगा। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे 7/16 गुना 5 लिखे, अब बताओ कितना दशमलव के बाद शांत होगा। तो ये क्या है, 2 के पावर 4 है ना, ये 5 के पावर 1 है, दोनों है, मैक्सिमम कौन है, 2 के पावर 4 है, तो 4 अंक के बाद दशमलव शांत होगा, 1 2 3 4। ये आगे आपको पढ़िएगा तो और आगे काम आएगा ये सब, समझे। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप बताइएगा, पहले वीडियो रोकिएगा और आप बताइएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, यानी कि शांत है या अशांत है। 31/75 बताइएगा, 48/15 बताइएगा, 15/12 बताइएगा, 91/175 बताइएगा। ये चार वो बताइएगा कौन रिपीटिंग है कौन टर्मिनेटिंग है। तो उम्मीद करता हूँ आप बना लीजिए हुईएगा। अब देखिए 31/75, तो अब बाबू ये कटेगा ना। अब देखो जहाँ कटने वाला होगा वहाँ कटाएंगे, यहाँ तो नहीं कट रहा है, तो 31/75 को 75 को क्या लिख सकते हैं, पेन चेंज करता हूँ, 75 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 3, 25 गुना 3 लिख सकते हैं ना।
आइए क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 गुना 3। अब देखो 5 तो है, इसके साथ 2 आना चाहिए, ये 3 आया है, तो ये इसका मतलब कि ये रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है। रिपीटिंग मतलब अब जैसे 2/3 का मैं बताया हूँ ना, तो ये रिपीटिंग कभी शांत नहीं होगा, ये भी कभी शांत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में 2 और 5 रहता तो दिक्कत नहीं था, दोनों साथ में रहता तो भी दिक्कत नहीं था, अलग अलग रहता तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। अगर कोई अलावा आ गया 2 और 5 के, तो वो रिपीटिंग हो जाएगा, तो ये रिपीटिंग हो जाएगा। अब देखो बाबू, अब बोलोगे कि ये 3 गुना 5 है, सर 3 गुना 5 है, 3 आ गया, देखिए। और जब आ गया तो बाबू यहाँ 3 से भी कट भी रहा है, यानी 48/15 को हम कटाएंगे 3 से, तो 3 5 15, 16 3 48, यानी ये 16/5 है। और जब ये 16/5 है बाबू, तो अब ये 5 है, एक अंक के बाद शांत हो जाएगा। अब दीजिए ना भाग, 5 3 15 दशमलव, अब 5 दूनी 10, कट गया, एक अंक के बाद शांत हो गया ना, क्योंकि 5 के पावर 1 है। अब देखिए इसको, अब बोलिएगा 3 गुना सर 4 है, ये तो शांत नहीं होगा। बाबू पहले कटाइए इसको, हमें कब ये सब देखना है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देंगे, पूरा कटा छटा के एकदम बराबर कर देंगे, तब इस फॉर्म में लाएंगे। यानी कि अब देखिए 15/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 5 15, 3 चौक 12, यानी कि 5/4 है, यानी कि ये 2 के पावर 2 है, यानी 2 के बाद हमारा 2 अंक के बाद हमारा दशमलव शांत हो गया। तो देखिए करिए, तो 2 4 से भागा दीजिए ना भाई 5 में, तो 4 एकम 4 4 0, अब 0 बढ़ाएंगे तो दशमलव देंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी 2.1 1 यहाँ भाई 1.25। मैं भी सोच रहा हूँ भाई 2 कहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब 91/175 है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 7 लिख सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 30 तक पहाड़ा एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब देखने में आपको तुरंत तुरंत आएगा। तो 25 गुना 7 करिएगा, तो अब बताइएगा, बोलिएगा सर यहाँ 5 के पावर 2 है, लेकिन ये 7 है, ये तो अशांत होगा, कभी नहीं, अब मतलब अशांत होगा, यानी रिपीटिंग होगा, नहीं, ये रिपीटिंग नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये 7 से 13 बार में कट जाएगा, 13 7 91, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/25 लिख सकते हैं बाबू, 7 से कट जाएगा तो। अब ये 5 के पावर 2 हो गया, यानी 5 के पावर जब 2 हो गया, तो ये 2 अंक के बाद हमारा शांत हो जाएगा, यानी 0.12 अंक के बाद हमारा शांत हो जाएगा। कितना होगा, तो 4 से गुना करेंगे तो 5 2, 4 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि ये नीचे हमारे 100 बना देंगे तो भाग नहीं देना पड़ेगा, भाग देने से बच जाएंगे, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो भाग दे देंगे। बताइए टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपको क्लियर हुआ, तो यही जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, इसको रेशनल यानी परिमेय संख्या बोलते हैं। और एक होता है अपरिमेय माने वो रूट से बाहर नहीं आएगा। परिमेय संख्या क्या है, जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p और q दोनों इंटीजर हो, q बराबर नॉट 0 हो। q जब 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मैं बताया हूं ना। तो p और q इंटीजर हो, माइनस हो सकता है, माइनस चलेगा, लेकिन 0 नहीं हो। और अपरिमेय जो भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यही ना है एग्जाम डिफिनीशन। कहने का मतलब कि अपरिमेय संख्या में क्या क्या आएगा, तो परिमेय संख्या यहाँ चेंज कर, परिमेय संख्या में हमारा सभी नेचुरल नंबर परिमेय संख्या होगा, हमारा सभी होल नंबर परिमेय संख्या होगा। परिमेय रेशनल, ये रेशनल रिपीटिंग नहीं, रेशनल समझना है। सभी नेचुरल होल, सभी इंटीजर हमारा परिमेय संख्या हो सकता है, सभी रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल, मैं बताया हूं ना, रेकरिंग या रिपीटिंग, और सभी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय। और अपरिमेय क्या होगा, अपरिमेय में हमारा क्या होगा, इसमें जिसमें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसमें नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग।
तो देखिए इसमें क्या कहने का मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल समझिए। जैसे एग्जाम्पल इसमें पाई, अब बोलिएगा पाई बटा 7 सर है, पाई बटा 7, मैं पाई को 22/7 लिखते हैं, मैं 22/7 नहीं बोल रहा हूँ, मैं पाई बोल रहा हूँ। 22/7 तो मुझे पता है कि 22/7 यार परिमेय है, वो तो ठीक है, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं पाई की बात कर रहा हूँ। जैसे √2, अब √2 को बाहर आएगा, लेकिन अगर √3 नहीं आएगा, √16, √4 परिमेय है अपरिमेय? परिमेय। क्यों? क्योंकि ये इसका मतलब 4 है, इसका मतलब 2 है। तो कभी कभी इस तरीके से भी भुलवा देगा कि √16 आप रूट को देख के एकदम मार दीजिएगा अपरिमेय, नहीं। कभी कभी देखना है कि रूट से बाहर हमें, अगर ये रूट, कहने का मतलब कि ये रूट से बाहर नहीं आना है, यानी कोपचे से बाहर आ जाएगा तो परिमेय, कोपचे में रह जाएगा तो अपरिमेय। बात समझे? और देखिए जैसे √3 माइनस √5 है, ये कभी नहीं होगा, यानी ये बाहर नहीं आएगा कोपचे से, यानी ये अपरिमेय हो जाएगा। 2 प्लस √3 ये भी अपरिमेय हो जाएगा। 4 माइनस √7 ये अपरिमेय हो जाएगा। 0.478532 अब ये कभी शांति नहीं हो रहा है। एक था 0.2222, ये तो रिपीट कर रहा था, लेकिन ये रिपीट भी नहीं कर रहा है ना शांत हो रहा है, तो इसी को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। ये तो टर्मिनेट तो कर ही नहीं रहा है, यानी शांत हो ही नहीं रहा है, और रिपीट भी नहीं कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब समझे ना, कि ये मतलब ना शांत हो रहा है और ना रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए ये अपरिमेय है। जैसे हम लोग लिखते हैं पाई, क्यों? पाई का मान होता है ना 3.14, 3.14 डॉट डॉट मान 14 कुछ और होते रहता है, ये कभी न रिपीट करता है और न कभी शांत होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए होंगे। जब इतनी बातें समझ गए तो आगे समझिए। अब दो संख्याओं के बीच में परिमेय अपरिमेय मैं निकालना नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में वो आता ही नहीं। जब आता नहीं है तो उतना काहे का लोड लेंगे। हाँ, लेकिन ये वन लाइनर में जरूर पूछता है, दिमाग खोल के, दिमाग खोल के देखिए क्या लिख रहा हूं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, राइटिंग पे कोई ध्यान नहीं देगा, चुपचाप लिखो, मेरा राइटिंग ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अब बोल रहे हो राइटिंग खराब है तो मैं बोलूंगा लिखूंगा नहीं, तो लिखो तुम लोग। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होता है। ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, याद भी आया होगा कि हाँ अपरिमेय होता है, निकालना भी जानते होंगे, और निकालना आता नहीं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और दूसरा, अब ये तो हो गया परिमेय संख्या अनंत। अब यहाँ लिखिएगा कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय नहीं, यही गलत हो जाएगा। अगर यहाँ बोल दिया कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय होता है तो गलत। दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत क्या? अनंत अपरिमेय संख्या होता है, अनंत अपरिमेय होता है। अनंत यहाँ भी परिमेय होता है। बात समझे कि नहीं? देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय, दो, अब ये मत कहिएगा परिमेय है तो परिमेय लिख दिए, अपरिमेय है तो अपरिमेय लिख देंगे, नहीं, यहीं पे तो समझना है। दो परिमेय संख्याओं के, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, और दो रेशनल नंबर के ही, इरेशनल के नहीं, दो रेशनल नंबर के बीच में ही इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल अपरिमेय। एक बार फिर से बोल रहा हूं, गच्चा खा जाओगे बाबू, जब आएगा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो उसमें एकदम गलत होने का एकदम चांस हाई रहता है। तो दो, देखिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। पॉइंट 1 क्लियर। पॉइंट 2, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होता है। ये मैं बोलना चाहता हूं। बात समझे? जब बात समझे तो कुछ और पॉइंट समझिए और क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। जब देखिए रेशनल प्लस रेशनल, यानी कि परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो हमेशा रेशनल आएगा,
घटाएंगे तो भी रेशनल आएगा, भाग देंगे तो भी रेशनल आएगा। रेशनल में रेशनल से मैं एग्जांपल दे दूंगा इसका, गुना करेंगे तो भी रेशनल आएगा। जैसे 6 प्लस 4/5 लिए, ये रेशनल है ना, तो प्लस करिएगा तो कितना होगा, 6 × 5 = 30, 34/5। अब बताइए 34/5 रेशनल है कि इरेशनल? रेशनल है, क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में है, q 0 नहीं है, 34 और 5 दोनों इंटीजर है ना जी। अब ऐसे ही घटा लीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा, अब दूसरा समझो बाबू कि जब इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ में जोड़ेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर को, या रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से घटाएंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। इरेशनल नंबर को गुना करेंगे रेशनल नंबर से तो इरेशनल होगा। रेशनल इरेशनल बोल रहा हूं तो अब परिमेय अपरिमेय मत करवाओ, मैं लिख रहा हूं वो करो। रेशनल इरेशनल में रेशनल से भाग दोगे या रेशनल में इरेशनल से भाग दोगे तो भी इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर रूट मैं यहाँ रूट नहीं दे, हाँ लिखो ना, 5 प्लस √3 कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 + √3 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 + √3 है ना आएगा बाबू। गुना करेंगे तो भी 5 √3 इरेशनल, भाग देंगे तो 5/√3, तो बोलोगे 5/√3 करिएगा तो √3 से √3 में यहाँ करिएगा तो 5 √3/3, फिर भी ये रूट से बाहर नहीं, मैंने अपरिमेय संख्या का क्या बताया, कोपचे से बाहर नहीं आने देना है तो अपरिमेय हो जाएगा। तो ये कोपचे से बाहर आया, यानी कि ये कोपचा मतलब रूट, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो छिपा हुआ है 2। एक बात और समझ लो कि यहाँ नहीं लिखा रहता है तो समझना है 2, अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो क्यूब है, यहाँ 4 लिखा रहेगा तो 4th रूट है, यहाँ 5 लिखा रहेगा तो 5th रूट है, और नहीं लिखा रहेगा तो हिडन है। कुछ बातें बताई नहीं जाती, कुछ बातें समझी जाती है। समझने में तो तुम लोग एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट क्या हो। ये बात समझ आया ना, बहुत बेसिक, पूरा एकदम बेसिक क्लियर। ये भाग भी दे देना, गुना भी कर लेना, जोड़ भी कर लेना। अब अंतिम पॉइंट थोड़ा सा समझना है। देखो रेशनल 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 केवल रहेगा तो केवल रेशनल, जहां इरेशनल रेशनल आ गया तो वहां इरेशनल। लेकिन अब थोड़ा सा सावधान, सावधान क्यों, अगर इरेशनल में इरेशनल को जोड़ेंगे तो ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल को इरेशनल से घटाएंगे तो भी ये रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। इरेशनल को इरेशनल से गुना करेंगे, इरेशनल को इरेशनल से भाग देंगे तो ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ये भी रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे इरेशनल को √2 है, एक √3 है, तो ये तो इरेशनल है, ये हमारा क्लियर हो गया, मैं पीछे भी क्लियर कर चुका हूं, इरेशनल है। अब देखो, अब मैं जैसे बोल रहा हूं कि √3 प्लस √2, √3 3 + √2, 3 + √2 गुना करेंगे 3 - √2, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है ना। लेकिन गुना करेंगे तो हमारा रेशनल आ जाएगा। कैसे, ये पढ़े हो ना, a² - b² का फॉर्मूला, a - b + a + b, नहीं पढ़े हो तो गुना भी कर लेना, ऐसे उम्मीद करता हूँ पढ़े हो। ये a² - b² यानी तितरी का 9 - √2 से √2 में गुना करोगे तो बाबू 2, बताया हूँ पीछे, तो 2 यानी कि ये 7 है। अब बताओ बाबू रेशनल आया कि नहीं। ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन क्या है। हमारा थ्योरी समाप्त हुआ। बताओ थ्योरी पढ़ के मजा आया कि नहीं, किसको किसको मजा आया और किसको किसको मजा नहीं आया, और किसको किसको दोनों आया। और जब मजा आया तो मैं थोड़ा सा समराइज वे में पूरा मैंने बता देता हूं कि क्या क्या बताया। देखो सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स बताया था, एकदम फास्ट रैपिड फायर। कॉम्प्लेक्स को हमने बांटा था 2 पार्ट में, एक रियल एक इमेजिनरी। रियल को मैंने बांटा था, इमेजिनरी हमें पढ़ना नहीं था तो इसको पढ़े नहीं थे। रियल को हमने बांटा था क्या में, इंटीजर में, और एक दूसरा डेसिमल में। और डेसिमल को हमने बांटा है टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और मैंने फिर रियल को यहाँ बांटा था किस किस में, रियल को मैंने बांटा था नेचुरल में, यहाँ नेचुरल में बांटा था, होल में, इंटीजर में, रिपीटिंग में, टर्मिनेटिंग में, समझे। और रियल को ही इरेशनल में भी बांटे थे, यहाँ पे रेशनल और इरेशनल बांटे थे ना, रियल को एक रेशनल में बांटे थे और एक इरेशनल में बांटे थे, और रेशनल में नेचुरल, होल, इंटीजर, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, और इरेशनल में नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इतना बात समझे। यही है पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर का थ्योरी। अब अगला लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन में आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर इतना थ्योरी समझ में आया होगा तब, समझे। तो आज हम लोग कंप्लीट थ्योरी कर लिए, और अगला लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन एकदम धक बनाएंगे और क्लियर करेंगे। उसके बाद छोटा छोटा टॉपिक है, पढ़ लेंगे। और आग जलाए रखना है किसके अंदर, अपने अंदर। कब तक, जब तक पेपर को फोड़ नहीं देंगे, आग जलाए रखना है। अभी दिवाली, जब देखो बाबू, जब दिवाली अभी बीता है तो दिवाली में हम लोग क्या सीखे हैं, रॉकेट जब उड़ाए हो तो रॉकेट के पिछवाड़ा में आग लगाए हो तब ना ऊपर गया है। इसीलिए अपने अंदर आग जला के रखना है, तब आसमान को चीरते हुए, बादलों को चीरते हुए आसमान में जाओगे। और बाज बनना है, बाज। अगर कोई गलती से पकड़ भी लेगा, पिंजरा में भी बंद कर देगा, अगर पिंजरा सहित लेके उड़ जाएंगे, पिंजरा सहित लेके उड़ जाएंगे, ऐसी बाज बनिए। और ये तितली को पीछे मत भागिए, अपने तो जाएगा, दूसरे को भी ले जाएगा। बाज बनो, बाज, खुले आसमान में उड़ो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।